हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। और अब बात कर लेते हैं बंगाल की रक्त रंजित राजनीति की, जहां चुनाव तो अगले साल है, लेकिन सियासत का पारा अभी से गर्म है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल जेएनयू में स्वामी विवेकानंद की मूर्ति का अनावरण किया, तो वहीं बंगाल के बीजेपी अध्यक्ष पर हमला हो गया। साफ है, बिहार में सिर्फ ट्रेलर था, बंगाल की पिक्चर तो अभी बाकी है। ओ ममता दीदी, ओ ममता दीदी, मैं तो आपको दीदी कहता हूँ। क्या चौकीदार क्या है? क्या चौकीदार है? चौकीदार क्या है? पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री तो दीदी है, लेकिन दीदी पीछे रहकर कैसे कैसों की दादागिरी और कैसे कैसे लोगों की हुकूमत चलवा रही है। मौत का खेल खेल करके कोई मत नहीं पा सकता है, ये जरा दीवार पर लिखे हुए शब्द पढ़ लेना। स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद का आशीर्वाद, दिलों में बंगाल जीतने का ख्वाब। जेएनयू में स्वामी विवेकानंद की मूर्ति, बंगाल की सत्ता के लिए सीटों की आपूर्ति का राग सज गया, और उस राग, उस ख्वाब को मुकम्मल करने के खातिर अब लड़ाई शुरू भी हो गई, चढ़ाई शुरू भी हो गई। क्योंकि बिहार तो अंगड़ाई मात्र था, बंगाल में असली लड़ाई है। और ये तो दुनिया जानती है कि हिंदुस्तान की राजनीति प्रतीकों के सहारे चलती है, तो बंगाल के सबसे बड़े प्रतीक पुरुष स्वामी विवेकानंद को बीजेपी ने अपना आदर्श बना लिया और जेएनयू जैसे संस्थान में उनकी विशाल प्रतिमा स्थापित कर संदेश दे दिया कि राज तिलक की करो तैयारी, पश्चिम बंगाल की तरफ चल पड़े हैं भगवाधारी। मेरी कामना है कि जेएनयू में लगी स्वामी जी की ये प्रतिमा सभी को प्रेरित करे, ऊर्जा से भरे। ये प्रतिमा वो साहस दे, करेज दे, जिसे स्वामी विवेकानंद जी प्रत्येक व्यक्ति में देखना चाहते थे। और यकीन मानिए, प्रधानमंत्री मोदी ने स्वामी जी की प्रतिमा का अनावरण भले ही दिल्ली के जवाहरलाल विश्वविद्यालय यानी जेएनयू में किया, भले ही संदेश दिल्ली से दिया, लेकिन इसका सीधा असर बंगाल की तरफ गया। और इससे यह भी साफ हो गया कि बीजेपी की नीति रणनीति के केंद्र में अब बंगाल ही होगा, योजना परियोजना के केंद्र में बंगाल होगा, धारण अभिधारण के केंद्र में बंगाल होगा। और शायद इसीलिए बीजेपी के मंच पर बिहार की जीत के जश्न में हुंकार भरी तो एक पुकार प्रधानमंत्री ने बंगाल के लिए भी करी। सिर्फ नाम नहीं लिया, बाकी सब कुछ कह दिया। साथियों, जो लोग लोकतांत्रिक तरीके से हमारा मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं, हमें चुनौती नहीं दे पा रहे हैं, ऐसे कुछ लोगों ने रास्ता अपनाया है भारत के कार्यकर्ताओं की हत्या करने का। देश के कुछ हिस्सों में उनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मौत के घाट उतार करके वे अपने मंसूबे पूरे कर लेंगे। मैं उन सब से आग्रहपूर्वक समझाने का प्रयास भी करता हूं। चुनाव आते हैं, जाते हैं, जय पराजय होता रहता है। कभी ये बैठेगा, कभी वो बैठेगा,
लेकिन ये मौत का खेल लोकतंत्र में कभी नहीं चल सकता और मौत का खेल खेल करके कोई मत नहीं पा सकता है। ये जरा दीवार पर लिखे हुए शब्द पढ़ लेना। मौत के खेल से मत हासिल नहीं कर सकती। प्रधानमंत्री का इतना भर कहना था कि निशाना सीधे सीधे ममता दीदी की टीएमसी की तरफ चला गया और मौत के खेल की बात किए प्रधानमंत्री को अभी 24 घंटे से भी ज्यादा वक्त नहीं बीता था कि पश्चिम बंगाल के ईस्ट मिदनापुर में एक और बीजेपी कार्यकर्ता की बड़ी बेरहमी से हत्या हो गई और यहाँ से उठती चित्कारों, आंखों से निकलती आंसुओं की धारों ने आरोप सीधे सीधे टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर लगा दिया और पश्चिम बंगाल में राजनीति के रक्त चरित्र का खेल यही नहीं था। बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष के काफिले पर दिन दहाड़े ईंट पत्थरों से हमला हो गया। रास्ते में पहले काले झंडे दिखाए गए, गाड़ी पर ईंट पत्थर बरसाए गए और फिर क्या था, बीजेपी को भी बुलंदी से आवाज उठाने का मौका मिल गया, ममता पर हमला करने का चौका मिल गया। पश्चिम बंगाल के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं दिलीप घोष जी, उनके ऊपर भी एक जानलेवा हमला हुआ, उनकी गाड़ी को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। और ये सब क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि बिहार के परिणाम की गूंज ममता बनर्जी जी के बौखलाहट का कारण बन रही है। लोकतंत्र में सत्ता में रहने के लिए मौत का खेल नहीं खेलना चाहिए। पश्चिम बंगाल की जनता अपना मन बना चुकी है। बदलाव की हवा पश्चिम बंगाल में चल चुकी है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि पश्चिम बंगाल के चुनाव में अपने कार्यकर्ताओं की हत्या को ही बीजेपी सबसे बड़ा मुद्दा बनाकर मैदान में उतरेगी और उसके लिए अभी से खुद अमित शाह ने मेहनत करना शुरू कर दिया है। पीएम मोदी ने खुद दुर्गा पूजा में हिस्सा लेकर बता दिया कि बिहार के बाद बंगाल है, हार और जीत का सवाल है। बंगाल के मां दुर्गा के भक्तों ने, मेरे स्वजनों ने मुझे बुलाया है। मुझे इस अवसर से जुड़ने का बहुत बड़ा सौभाग्य मिला है। तो एक तरफ दुर्गा पूजा में शामिल होकर हिंदू वोटों को अपनी तरफ खींचने का प्रयास किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ खबर ये भी है कि टीएमसी के खेमे में सेंधमारी की कोशिश भी होने लगी है, जिसका एक इशारा पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम में लगे पोस्टरों से मिल गया, क्योंकि ये पोस्टर किसी आम नेता का नहीं बल्कि ममता सरकार में मंत्री और ममता बनर्जी के राइट हैंड कहे जाने वाले शुभेंदु अधिकारी के हैं और इन पोस्टरों से ममता बनर्जी नदारद है। बताया जा रहा है कि नंदीग्राम में लगाए जा रहे पोस्टरों में करीब 1 महीने से ममता बनर्जी का चेहरा नहीं दिखने को मिल रहा है और नंदीग्राम ही वो इलाका है जहां किसानों के लिए आंदोलन कर ममता सत्ता तक पहुंची थी और उन्हें सत्ता से हटाने की इबारत भी इसी नंदीग्राम से लिखी जाने लगी है। भारत माता जिंदाबाद। क्योंकि ममता के बाद टीएमसी के सबसे कद्दावर चेहरे शुभेंदु अधिकारी ही माने जाते हैं और टीएमसी की रैलियों से अलग वो खुद की रैलियां कर रहे हैं, भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं और अंदेशा यही जताया जा रहा है कि शुभेंदु ममता बनर्जी से नाराज हैं और नाराजगी की वजह भतीजे अभिषेक बनर्जी को ज्यादा तवज्जो देना है। रविंद्र दासेर रक्त, सत्येन गोलेर रक्त। और ऐसे में याद कीजिए कि कैसे असम के कांग्रेस के सबसे कद्दावर चेहरे हेमंता विश्व शर्मा को अपने खेमे में लाकर न सिर्फ असम को बीजेपी ने अपने नाम किया बल्कि पूरे नॉर्थ ईस्ट में कांग्रेस की जड़ें हिलाकर रख दिया। तो फिर क्या इस बार शुभेंदु को अपने खेमे में लाकर बीजेपी टीएमसी का खेल कर देगी? सवाल इसलिए क्योंकि बीजेपी के भी निशाने पर ममता के भतीजे हैं और शुभेंदु की नाराजगी भी उन्हीं से बताई जा रही है। साथियों, ममता दीदी ने पहले बंगाल को बर्बाद किया अपनी सत्ता के नशे में, अब वो बंगाल को और तबाह करने पर तुल गई है अपनी सत्ता जाने के डर से। उन्हें मां, माटी, मानुष की नहीं, सिर्फ और सिर्फ
अपने हितों, अपनी कुर्सी, अपने रिश्तेदारों, अपने भतीजे, अपने टोलेबाजों की परवाह है और किसी की परवाह नहीं। और ये तो वो हमले हैं जो प्रधानमंत्री मोदी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में किए थे। इससे मारक और तगड़े हमले तो 2021 के विधानसभा चुनाव में किए जाएंगे, क्योंकि तब बात चंद सीटों की नहीं बल्कि सत्ता के लिए होगी, जिसकी हुंकार पिछले हफ्ते ही गृह मंत्री अमित शाह ने बंगाल पहुंचकर भर भी दी है। 22 सीटों का लक्ष्य आपने तो प्राप्त कर ही लिया था, आपके पराक्रम से प्राप्त हुआ, आपके परिश्रम से प्राप्त हुआ है। पर मैं आज यहाँ बांकुड़ा में बोलकर जाता हूँ, भगवान बिरसा मुंडा के अनुयायियों की भूमि है। मैं आपको कहकर जाता हूँ, 200 से ज्यादा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी। अमित शाह ने 200 सीटें जीतने का दावा किया है, जो अभी के हिसाब से मुश्किल जरूर लगता है, लेकिन जिस तरह की संगठनात्मक रणनीति बीजेपी बनाती है और जिस तरह से कई राज्य बीजेपी ने जीते, उससे अब कुछ भी असंभव लगता नहीं, क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी टीएमसी के बाद सीधे लेफ्ट को नकार कर दूसरे नंबर की पार्टी बन चुकी है। टीएमसी को करीब 43% वोट मिले थे, तो बीजेपी ने अपने संगठन के दम पर 40% वोटों पर कब्जा जमा लिया था। और अब जब बीजेपी स्वामी विवेकानंद को आदर्श मानकर निकली है, तो उन्होंने ये भी कहा था कि खुद को कमजोर समझना पाप है, और वो पाप करना बीजेपी ने कब का छोड़ दिया है, क्योंकि जिस बंगाल में बीजेपी को अछूत माना जाता था, उस बंगाल में बीजेपी ने ऐसी पैठ बनाई है कि कभी लाल दुर्ग रहे बंगाल में लेफ्ट के लिए लेफ्ट राइट करने वाले नाम मात्र के बचे हैं। इसलिए लड़ाई भी अब सीधे ममता और मोदी में होनी है। ओ ममता दीदी, मैं तो आपको दीदी कहता हूं, आपका आदर करता हूं। आपकी थप्पड़ भी मेरे लिए तो आशीर्वाद बन जाएगी। वो भी खा लूंगा, लेकिन ये भी कहूंगा कि अगर आपने अपने उन साथियों को थप्पड़ मारने का दम दिखाया होता, जिन्होंने चीट फंड के नाम पर गरीबों की कमाई लूट ली, तो आपको इतना डर न